प्यारे बच्चों नमस्कार। एकेडमिक ज्ञान सेतु में आप सभी का राजेंद्र कुमार प्रजापति हार्दिक स्वागत करता है। हम लोग आज क्लास 10th के क्लास के साथ उपस्थित हुए हैं। हमें भूगोल में अध्याय 3 जल संसाधन का अध्ययन करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना जो है अध्ययन। जल संसाधन क्या है? जल एक नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। देखिए जल जो है एक नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय योग्य देखो संसाधन हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद में फिर उसका हम नवीनीकृत कर लेते हैं। वो ख़त्म नहीं होते हैं बल्कि उनका बार बार हम रीयूज करते रहते हैं, पुनर्चक्रण करते रहते हैं, बार बार उनका हम इस्तेमाल करते रहते हैं। तो हमारा जल संसाधन भी ऐसा ही एक संसाधन है। लेकिन फिर भी ये समस्या हमारे बीच बनी हुई है कि अब जो है जल की बहुत कमी होती चली जा रही है। तो इसके पीछे कई कारण है, वो हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। तो देखिए अब ये जल चूँकि एक नवीकरणीय संसाधन है तो जल को दो भागों में बांटा गया है। जल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक अलवणीय जल होता है, एक लवणीय जल होता है। तो पृथ्वी पर लगभग 3% अलवणीय जल है। जो मीठा जल है वो 3% के आसपास है लगभग, और लवणीय जल लगभग 97% है, जो सागरों के रूप में, महासागरों के रूप में और कुछ झीलों के रूप में है। और अलवणीय जल जो है सतही अपवाह और भौम जल के रूप में है। कुछ इसके अलावा जो है आइस कैप्स के रूप में है, यानी कि बर्फ़ की चोटियों के रूप में है। जो और अंटार्कटिका और आर्कटिक महाद्वीपों पर जो है, अंटार्कटिक महाद्वीप और इस पे जो है बर्फ़ की सतत आच्छादित सतह पूरा जो है आच्छादित है ये। तो इस तरीके से वहाँ पर भी मीठा जल है। तो देखिए जल नवीकरणीय क्यों है? क्योंकि इसका जलीय चक्र के माध्यम से इसका पुनर्भरण होता रहता है। अब ये देखिए इस चित्र में जलीय चक्र किस तरीके से दिखाया गया है। जो है यहाँ से समुद्र से इवेपोरेशन होता है, यानी कि जल जो है गर्म होकर के वाष्पीकृत हो जाता है। सूर्य की किरण यहाँ देख रहे हैं, सूर्य की किरण है ये, और सूर्य की किरण यहाँ जब इस पर पड़ती है तो वाष्प बन करके ये जो है जल ऊपर उठते हैं, और ऊपर उठकर फिर कंडेंसेशन होकर बादल बनता है, और जो है वो और फिर जो है संघनित होकर के और वो ज़मीन फिर से वापस ज़मीन की तरफ नीचे आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये वर्षा होती है, और फिर ये नदी के माध्यम से और बहते हुए किसी अन्य चैनल के माध्यम से सागर महासागर में पहुंचते हैं, और फिर वो जल फिर से जो है इसी प्रक्रिया में उसका फिर से वाष्पीकरण होता है, और फिर जा कर के वो बादलों का निर्माण करता है और फिर संघनित होकर वर्षा करता है। तो ये एक चक्र सा बन जाता है। तो इसे जलीय चक्र कहते हैं। और इसी जलीय चक्र के कारण ही जल का नवीकरण और पुनर्भरण होता रहता है। तो ये नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन मनुष्य अगर इसमें देख लीजिए, अब ये देखो ये तो प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पर मनुष्य जो है अपना घर बना के रह रहा है, और उसने क्या किया, यहाँ के जंगल को काट दिए, और जंगल काट दिए, यहाँ पे उद्योग धंधे लगा दिए। अब यहाँ बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूशन हो जाएगा। तो पॉल्यूशन होने के कारण ये जल चक्र बाधित हो जाएगा। अब ये जल चक्र बाधित हो जाएगा तो इसमें जो है इसका नवीकरण और पुनर्भरण नहीं हो पाएगा। यही इसीलिए समस्या उत्पन्न हो रही है। तो अब ये देखिए, और जो लवणीय जल है ये सागर और महासागर और कुछ झीलों के रूप में है। सागर और महासागर क्या होते हैं, देखो इसको भी समझ लो। महासागर जो है पृथ्वी पर बड़े बड़े जलगर्त होते हैं जो महासागर होते हैं, और सागर जो है ये इसकी अपेक्षा छोटे होते हैं, और झील जो है मोस्टली सागर से भी काफ़ी छोटे होते हैं। तो झील, भारत की अगर झीलों की बात करें तो खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील दो प्रकार के हैं। तो यहाँ पर लवणीय जल की अगर बात करें तो भारत में सांभर झील है, चिल्का झील है, ये सब क्या है, खारे पानी की झील हैं, यानी लवणीय झील हैं। और कैस्पियन सागर ये भी लवणीय झील है, मृत सागर ये भी लवणीय झील है। तो इनके रूप में जल जो है लवण के रूप में, जल इनमें लवणीय जल के रूप में ये पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे आगे जो है जल दुर्लभता। जल दुर्लभता क्या है? जल की नितांत कमी, जल की जो है नितांत कमी हो जाना जल की दुर्लभता है। इसे हम राजस्थान में पनिहारिन के रूप में देख सकते हैं। देख रहे हैं इस चित्र में आप देखिए, ये राजस्थान की जो है वो महिलाएं हैं, पनिहारिन इनको कहा जाता है, जो बहुत दूर से जल ले करके अपने घरों की तरफ आती हैं। यहाँ पर जल की, भूमिगत जल की बहुत कमी है। तो जल जो है
यहाँ पर पानी के लिए पीने के लिए और घरों के इस्तेमाल के लिए जल काफ़ी दूर किसी जलाशय से, किसी पौंड से लेकर के महिलाएं जाती हैं। तो इनका पूरे का दिनचर्या ही इस तरीके से इन्हीं कामों में बीतता है। तो अब दुर्लभता के कारण क्या हैं, किस कारण से जल दुर्लभ है? तो इसके दो कारण हम निकाल सकते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक कारक में हो जाएगा वर्षा की कमी, और वर्षा में मौसमी परिवर्तन, वर्षा में सामयिक और स्थानिक भिन्नता। तो वर्षा में कमी देखिए, प्रकृति भी कभी कभी वर्षा अधिक कराती, कभी कम कराती है, और अक्सर मौसमी परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि अभी देखिए, इस समय का मौसम जो मई का महीना चल रहा है, और इस समय पछुआ विक्षोभ के कारण वर्षा हो रही है। तो ये सब मौसमी परिवर्तन के रूप में आता है। और अब अभी ज़्यादा वर्षा इस समय हो जाएगी तो मानसून डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वर्षा कम होगी तो जल की कमी हो जाएगी। तो ये प्राकृतिक जो है फिनोमेना है, जिसके कारण जल की दुर्लभता होती है। इसके अलावा सामयिक और स्थानिक भिन्नता। सामयिक मतलब समय के साथ वर्षा में परिवर्तन आता है, और स्थान के साथ साथ अगर विश्व में हम बात करें या भारत की बात करें, जैसे भारत में राजस्थान वाला जो थार का मरुस्थल है, वहाँ पर जो है वर्षा नहीं होती, बहुत कम होती, क्योंकि देखिए वहाँ की जो बनावट है कुछ इस तरीके से, जैसे ये हमारा क्या है, भारत का नक्शा है, ये हमारा, अब ये वाला क्षेत्र जो है हमारा राजस्थान का है। यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली पर्वत, ठीक है। अब यहाँ से जो अरब सागर से जो शाखा उठी मानसून की, तो वो अब इस हवाएं जो है, चूँकि ये लंबवत में है ये अरावली श्रृंखला, तो इस अरावली श्रृंखला से टकरा करके इसके सहारे हवाएं निकल जाती हैं, तो यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। इसीलिए ये वाला क्षेत्र सूखा रह जाता है, और इसीलिए यहाँ पर थार का मरुस्थल होता है। तो ये स्थानिक भिन्नता, जल की स्थानिक भिन्नता। अब वही देख लीजिए, यहाँ पर जो है वर्षा अधिक होती है, मौसिनराम में, चेरापूंजी में। तो देखिए पूर्व और पश्चिम में कितनी भिन्नता है। यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, यहाँ पर जो है बहुत कम वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यहाँ पे तो जो है बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, विश्व की सबसे अधिक। तो ये सामयिक भिन्नता के कारण जो है जल की दुर्लभता देखने को मिलती है। लेकिन अब मानवीय कारक सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं। मानवीय कारक में सबसे प्रमुख कारण क्या है? अत्यधिक जनसंख्या। और जल का जब अत्यधिक जनसंख्या होगी, जनसंख्या दबाव होगा, तो फिर जल का दोहन भी अधिक होगा, शोषण भी अधिक होगा। अब ये किन किन चीज़ों में इसका शोषण किया जाता है, दोहन किया जाता है? कृषि के लिए, उद्योग के लिए, और नगरीकरण में ज़्यादा इसका उपयोग होता है। अब कृषि में देखिए जो है, चूँकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो अब खेतों में लगातार जो है फसलें की जाती हैं, कभी भी उनको परती नहीं छोड़ा जाता है। तो अधिक उत्पादन के लिए अब सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जल का दोहन होता है। और औद्योगिकरण बढ़ता चला जा रहा है, उद्योग धंधे बढ़ते चले जा रहे हैं, और उद्योगों को भी जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और नगरों में तो जल कई रूपों में प्रयोग होता है, तमाम वेस्टेज होते हैं नगर में। अब जैसे देख लीजिए, जो है गाड़ियाँ धुलनी है, तो गाड़ियाँ धुलने के लिए प्रेशर चलाया जाता है। जब तक गाड़ी धुल नहीं जाती है, लगातार पानी का प्रेशर चलता रहता है, कितना पानी वेस्टेज होता है नगरों में। तो इस तरीके से ये अतिशोषण के कारण जो है, और जल प्रदूषण एक सबसे बड़ी समस्या है, इसके कारण भी जो है जल की दुर्लभता हो रही है। अब ये घरेलू अपशिष्ट के रूप में, औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में जो है, और कृषि के प्रमुख कृषि में प्रयुक्त रसायन के रूप में जल प्रदूषित होता है। अब घरेलू अपशिष्ट यानी घरेलू कचरा जो है जल में पहुंचता है, तो जल प्रदूषित होता है। अब घरेलू अपशिष्ट क्या है? जैसे घरों से निकला हुआ कचरा, गीला कचरा, सूखा कचरा, और इसके अलावा जो है तमाम प्रकार की जो है, हम धार्मिक कार्यों में जो है व्यक्ति नदियों में अपना बहुत सारी चीज़ों का विसर्जन करता है। तो इस तरीके से घरेलू कचरा जो है पहुंचता है, और उससे जल प्रदूषित होता है। और औद्योगिक अपशिष्ट तो बहुत बड़ा कारण ही है। उद्योग धंधे ज़्यादातर नदियों के किनारे लगे हुए हैं, जिसके कारण नदी जल प्रदूषित होता है। अभी आपको पता होगा कि जो हमारी यमुना नदी है, वो दिल्ली से लेकर आगरा तक इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो गई कि काली काली दिखाई देती है, बिल्कुल डिजर्टी हो गई है, बिल्कुल डिजर्टी मरुस्थलीय हो गई है जल भी। और कृषि में प्रयुक्त रसायन, अब देखिए, अब चूँकि अधिक उत्पादकता लेने के लिए खेती में रसायनों का प्रयोग किया जाता है, पेस्टिसाइड्स के रूप में, कीटनाशक के रूप में, खरपतवार नाशक के रूप में, और जो है यूरिया है, फास्फेट है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब होता क्या है कि जब वर्षा का जल या सिंचाई जो हम करते हैं, तो ये सारे रसायन जो है खेतों से बह करके और नालियों के माध्यम से नदियों में, नदियों के माध्यम से सागर में, और इस तरीके से झील, सागर, महासागर में पहुँचते हैं। तो जल कहीं ना कहीं दूषित होता है, प्रदूषित होता है। तो ये सब कारण हैं जो हमारी पुनर्भरण जो साइकिल है, जो हमारा वाटर साइकिल है, उसको दूषित करता है, और इसीलिए जल की दुर्लभता
पृथ्वी पर देखी गई है। और अब जब जल दुर्लभ हो गया तो जल की दुर्लभता के क्या परिणाम आएंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा। स्वास्थ्य संबंधी जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में जो है तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं व्यक्तियों को, जैसे कि पेचिस हुआ या फिर कॉलरा है, मलेरिया वगैरह भी जल में जो है दूषित जल में पाए जाने वाले जो है मच्छरों के कारण। तो ये स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं जल दुर्लभता का परिणाम है। खाद्यान्न सुरक्षा प्रभावित हो रही है। भाई देखिए, जब जल की कमी रहेगी तो कृषि अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, सिंचाई उसकी समय पर नहीं हो पाएगी, तो इसके कारण जो है खाद्यान्न की कमी होगी, और खाद्यान्न की कमी होगी तो उससे खाद्य सुरक्षा हमारी प्रभावित होगी और आजीविका भी प्रभावित होगी। देखिए, सीधे सीधे कृषि से जुड़ा हुआ हमारा देश है, और कृषि अगर जल से प्रभावित है तो कृषि में लगे हुए लोग भी प्रभावित होंगे। तो इस तरीके से लोगों की आजीविका प्रभावित होगी और उत्पादक क्रियाएं भी प्रभावित होंगी। उत्पादक क्रियाएं देखिए, हमने मुख्य रूप से वैसे 3 उत्पादक क्रियाएं हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ये सारी उत्पादक क्रियाएं भी प्रभावित होंगी जल की कमी के कारण, जल की दुर्लभता के कारण। और सबसे बड़ा प्रभाव जो उत्पन्न होगा वो पर्यावरणीय निम्नीकरण एवं पारिस्थितिकी संकट जो है उत्पन्न होगा। अब देखिए, ये जो मतलब जल की कमी एक जगह हो रही है, लेकिन इसका खामियाजा जो है पूरे उस रीजन को, पूरे उस क्षेत्र को भुगतना पड़ रहा है। तो अब जैसे एक उदाहरण से हम यहाँ समझते हैं, जैसे ये इस तालाब में जो है मछलियाँ मरी हुई दिख रही हैं। ये देखिए, थोड़ा जूम करके हाँ, देखिए यहाँ पर ये दूषित जल में जो है जो मछलियाँ थी वो मर चुकी हैं। अब ये दूषित जल में मछलियाँ जब मर गई तो इनका मछलियों को स्वास्थ्य खराब हुआ, तभी तो ये मरी। जल में जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड थी, BOD जो थी वो कम हो गई दूषण के कारण, प्रदूषण के कारण, तो उसके कारण मछलियाँ मर गई। अब ये इन चीज़ों को मनुष्य भी खाता है इनको। अब मान लो मरने से पहले उसके अंदर जो है ऐसे दूषित तत्व पहुँच गए और मनुष्य भी खाएगा तो मनुष्य का भी स्वास्थ्य खराब होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर जल की कमी पड़ रही है तो देखिए मवेशी भी हमारे जो है परेशान हो रहे हैं बेचारे जो है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरी ज़मीन जो है फट रही है पानी की कमी के कारण, और मवेशियों के लिए चारा नहीं पैदा हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा ये देखिए, आप जो है इस चित्र में देखिए किस तरीके से देख सकते हो, लाइन में लगे हुए हैं लोग पानी की प्राप्ति के लिए। अगर जल की दुर्लभता ऐसी ही बनी रही तो ये हमारे देश की समस्या भी इसी तरीके से हो जाएगी। हम अभी जो है बहुत अच्छी तरीके से हम जल प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर इसी तरीके से जल को हम दूषित करते रहें, ख़त्म करते रहें, अतिदोहन करते रहें, तो कुछ इसी तरीके से हमें लाइन में लगना पड़ेगा सुबह से शाम तक जल के लिए ही। तो इस तरीके से ये कुछ इसके परिणाम हैं जल की दुर्लभता के। एक सेकंड, अब हम लोग आगे देखेंगे जल संरक्षण एवं प्रबंधन। अब देखिए अब जब ये चीज़ हमने देख लिया कि जल संसाधन क्या है, जल की जो है किस तरीके से जल की दुर्लभता उत्पन्न हो रही है, उसके परिणाम क्या मिल रहे हैं, तो अब हमें जल को संरक्षण करना और प्रबंधन करना भी बहुत आवश्यक है। तो जल का प्रबंधन और संरक्षण क्या है? जल के प्रयोग को घटाना एवं अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण करना, ये क्या है? जल के संरक्षण करने का तरीका है। जल संरक्षण का मतलब होता है जल के प्रयोग को घटाना और अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण करना। तो इस तरीके से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। देखिए, हम तुलना करेंगे प्राचीन समय में और आधुनिक समय में जल संरक्षण की विधियाँ क्या थी। प्राचीन समय में पत्थर व मलबों से बांध बनाया जाता था, लेकिन आज टेक्निक बदल गई, तो एक बांध को बना करके उसका हम बहुउपयोग करते हैं, इसलिए उसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने जो है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को जो है विकास का मंदिर भी कुछ ऐसे कहा था, आगे देखेंगे हम लोग। और इसके अलावा जलाशयों का निर्माण पहले किस तरीके से होता था? कच्चे जलाशयों का निर्माण होता था, जो है इस तरीके से खुदाई करके बिल्कुल कच्चे, लेकिन आज पक्के तालाब और स्विमिंग पूल जैसे इनका निर्माण हो रहा है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा ज़्यादा
पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। और नहरों का निर्माण, इसके लिए तो फिरोज शाह तुगलक जाना जाता है नहरों के निर्माण के लिए इतिहास में। तो नहरों का निर्माण पहले हुआ था जल संरक्षण के लिए और जो है सिंचाई के लिए हुआ था, लेकिन आज जो है कंसेप्ट बदल गया है, नगरमाला का निर्माण हो रहा है। नगरमाला मतलब बहुत सारी नदियों को एक दूसरे से जोड़ना। अब इसके कारण भी पर्यावरण दूषित, मतलब पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। जब हम नगरमाला परियोजना शुरू करेंगे, उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ेंगे, तो बीच में बहुत सारे जंगल पड़ेंगे, जंगलात एरिया पड़ेगा, बहुत सारे क्षेत्र को खोदना पड़ेगा, मिट्टी का जो है कटाव होगा, जंगल काटे जाएंगे, तो इस तरीके से पर्यावरणीय जो है प्रभाव बहुत उत्पन्न होगा। तो ये तरीका नहीं है आज के समय का जल संरक्षण का, ये तरीका गलत है। तो अब करना क्या चाहिए हमको? देखिए, प्राचीन कुछ पद्धतियां हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। तो ये जो है प्राचीन समय की बात है, श्रृंगवेरा जो है गंगा नदी के बाढ़ से। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य, आप सोच लीजिए इस समय मतलब ये उस समय हुआ करता था 322-23 ईसा पूर्व में। तो उस समय बांध और झील का कंसेप्ट कितना अच्छा था सिंचाई के लिए। और कलिंग जो कि उड़ीसा में था, नागार्जुन कोंडा जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था, बेन्नूर और कर्नाटक वाला क्षेत्र था, और कोल्हापुर जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र था, में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं इतिहास में। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट में जल की सप्लाई के लिए हौज खास, अभी हौज खास एक क्षेत्र भी है दिल्ली में इसी के नाम पर, तो एक विशिष्ट जलाशय बनवाया था हौज खास नामक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब हम आगे देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, समस्या या समाधान। देखिए, सरकार बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को जो है प्रारंभ की थी शुरुआत में नेहरू सरकार ने, लेकिन वो आज बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने उभर कर आई है। तो बांधों को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। क्या ये आज वास्तव में मंदिर है या पर्यावरण के लिए अभिशाप है? कौन? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो क्या कारण है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया और टिहरी बांध आंदोलन चलाया गया? तो ये क्यों चलाया गया? तो इसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे, क्योंकि नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो रहा है। इससे नदियों का प्राकृतिक बहाव, भाई जब बांध बनाते हैं तो जो नदियां हैं, वास्तविक जो रास्ता है नदियों का मार्ग जो है उसे हम अवरुद्ध कर देते हैं। और सबसे बड़ी मात्रा में लोगों का जो है विस्थापन हो रहा है, लोगों का जो है विस्थापन हुआ है सबसे बड़ी मात्रा में, और तलछट कर जमाव हो रहा है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो रही है, जलीय जीव पर खतरा पैदा हो रहा है, मृदा अपरदन और वानस्पतिक ह्रास। तो इनको हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा समझते हैं। देखो, नदियों का जब हम बांध बनाते हैं तो नदियों का रास्ता रोकते हैं, नदी का रास्ता रोक करके फिर हम उसे कुछ समय के लिए रोक लेते हैं, उसके जल को एक जलाशय के रूप में, फिर उसे दूसरी दिशा प्रदान करते हैं। और जब वो क्षेत्र डूब जाता है तो मान लेते हैं, जैसे टिहरी बांध की अगर हम बात करें तो टिहरी का जो हमने अवलोकन किया था जब टिहरी बन रहा था उस समय, तो टिहरी घाटी में एक शहर था टिहरी, और उसके बाद में जब टिहरी बांध पूरा हो गया और उसको चालू किया गया तो टिहरी के लोगों को विस्थापित कर दिया गया, वहाँ से नई टिहरी बसाई गई। तो ये बहुत बड़ी समस्या। हम जब गए वहाँ पर तो उन लोगों से पूछा तो वो लोग बहुत इसके विपक्ष में थे, टिहरी बांध के। कह रहे थे भाई हमारा तो यहाँ पर जो है हम सांस्कृतिक रूप से और जो है हमारा एक लगाव है इस क्षेत्र से, टिहरी क्षेत्र से, तो इस तरीके से लोगों के विस्थापन की बहुत बड़ी समस्या आती है। और देखिए, जब कहीं भर बांध बनाया जाता है तो उसके कंक्रीटीकरण की जाती है। अब जब कंक्रीटीकरण कर दी जाएगी उस क्षेत्र का, तो जल के भरते रहने से अब जल के साथ में गाद मिट्टी भी बहकर आता है, तो गाद मिट्टी बहकर जब आएगा तो उसके तली में जो है जलाशय की तली में वो जमा होगी तो वहाँ की जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी जो है अवरुद्ध होगी, वहाँ पर बीओडी की कमी हो जाएगी, जिससे कि वहाँ की जो जीवीय तंत्र है वो प्रभावित होगी, जलीय जीव पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और तलछट जमाव के कारण जो है जल बाहर निकलने की संभावना बनी रहेगी, यानी झील जो है वो उथला हो जाएगा, तो बाढ़ की समस्या भी बनी रहती है। और
मृदा अपरदन तो होता ही है, जैसे जहाँ पर भी भाई बांध तो पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों पर ही बनाई जाती है, और वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र जंगल के लिए मशहूर होते हैं, तो जंगलों को काटा जाता है। भारी मात्रा में जो है वहाँ पर निर्माण के कार्य होते हैं, जिससे मृदा अपरदन होता है और वानस्पतिक ह्रास होता है। तो ये सारे जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की समस्याएं हैं। अब वर्षा जल संरक्षण की हम बात करेंगे, किस तरीके से वर्षा जल को संरक्षित किया जा सकता है। तो वर्षा जल संरक्षण का मतलब होता है विभिन्न विधियों द्वारा वर्षा के जल को संग्रहित करके वर्षा काल के बाद जल का घरेलू व कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाना। यह क्या कहलाता है? वर्षा जल का संरक्षण। भारत में वर्षा जल की भिन्न भिन्न विधियाँ प्रचलित हैं। अब भारत में जो है तमाम प्रकार की विधियाँ प्रचलित है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में गुल और कुल नामक विधि प्रचलित है। यहाँ पर जो नदी की जो प्रवाहित नदी है उसकी धारा को बदल दिया जाता है सिंचाई के लिए। अब ऐसा नहीं है कि बांध बना दिया गया बड़ा सा और रोक दिया गया, मतलब छोटी छोटी धाराएं बना दी जाती हैं जो कि अनुकूल होती हैं। अब चूँकि पहाड़ी क्षेत्र है, अब पहाड़ पे जो है ऊपर से कोई स्रोत निकल गया जल का, उस स्रोत के जल को जो है पतली पतली धाराओं के माध्यम से किसान लोग जो है अपने खेतों तक जल ले जाते हैं। तो ये कुल या गुल कहलाता है। खास करके ये पश्चिमोत्तर जो है क्षेत्रों में देखने को मिलता है, पहाड़ी क्षेत्रों में। और राजस्थान में जो है क्या होता है, छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। वहाँ पर जो वर्षा का जल है उसे छत पर संग्रहित किया जाता है और फिर टांके में जो है उसका जल को नीचे भेजा जाता है भूमिगत टैंक के माध्यम से उसका। जैसे अब इस चित्र में आप देख सकते हो, यहाँ पर ये छत है और वर्षा का जल इस पर संग्रहित किया गया है। फिर इधर से पाइप लगाया गया है और इस पाइप के माध्यम से जल जो है भूमिगत जल के रूप में यहाँ संग्रहित किया जाता है, जिसको राजस्थान में क्या कहते हैं? टांका। इसका राजस्थान में नाम है टांका कहते हैं इस तरीके से। तो ये इस विधि से जो है जल का संग्रहण किया जाता है राजस्थान में। और मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली विकसित की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये देखिए बांस के माध्यम से जो है इस तरीके से बांस चूँकि खोखला होता है, बीच पाइप नुमा होता है, तो उसमें से जल इस तरीके से ले जाया जाता है सिंचाई के लिए। तो ये आपका जो है और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना अनिवार्य किया गया है। तो ये याद रखना, ये फैक्ट है। एक जो है तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हर घर में जो है वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनाना बहुत ही अनिवार्य कर दिया है सरकार ने। तो इस तरीके से ये हमारा जो है अध्याय यहाँ पर ये ख़त्म होता है। इसके साथ बच्चों, अगर ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।